बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज गुजरांवाला में पावर शो किया और उसके बाद उनका ये कहना था कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है और सियासी इस्तेहकाम तभी आ सकता है कि जब मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हों। उनका ये भी कहना था कि डिवीजन लेवल्स की सतह के ऊपर मैंने अपने कारकुनान को हिदायत कर दी है कि मेरी कॉल का इंतज़ार करें। अगर ये हुकूमत नए इंतखाबात की जानिब राग़िब नहीं होती तो मैं अपनी आखिरी कॉल दूंगा। और इसके अलावा उनका कहना था कि तौहीन अदालत केस के अंदर अदालत की जानिब से जो भी फैसला आए मैं वो फैसला कबूल करूंगा। इसी में वफाकी हुकूमत के इकदाम ये हैं कि वफाकी हुकूमत ने आवाम के ऊपर मुआशी बम गिराने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। महंगी बिजली और महंगे जो मंसूबे हैं बिजली बनाने के वो आवाम के ऊपर अजियत मुसल्लत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम कब तक आएगा, उसके रास्ते क्या हैं और उन रास्तों के ऊपर कौन गामजन है, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, आज का जो था ये इस तहरीक आज़ादी का आखिरी जलसा था। इस जलसे के बाद आप क्या समझते हैं कि जब खबरें ये भी गर्दिश कर रही हों कि वफाकी हुकूमत घर जाने वाली है तो क्या किसी लॉन्ग मार्च की कॉल हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, आज का जलसा आपने देखा, मैंने भी देखा, और गुजरांवाला की तारीख़ का ना सिर्फ एक बड़ा जलसा था, आज के जलसे की जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि वहाँ पर लोगों में जोशो खरोश बहुत था। वहाँ पर लोग सरकारी गाड़ियों में नहीं आए, वहाँ पर खुद ब खुद चल के कारकुन आए। हज़ारों ने लाखों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। अच्छा, खान के जलसे हो ही बने रहे हैं। दूसरा, आज का एक खान का जलसा, खान साहब की तकरीर, इमरान खान ने जो तकरीर की, उस जलसे में जो बात कही, उसके बाद जो कॉल देने का कहा, ये सारी चीज़ें चूँकि हम कल भी डिस्कस कर चुके थे और आज भी डिस्कस कर रहे हैं, ये होना था। अब फाइनल राउंड शुरू हो गया और इमरान खान ने जो अपनी मीटिंग कल की थी, तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग हुई, उसमें खान साहब ने जो फ़ैसले किए, उन फैसलों में ये फ़ैसला मौजूद था कि दो चीज़ें मैंने आज अभी आपको ये खबर ब्रेक कर दूँ, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। अगर माइनस का फार्मूला चला तो बग़ैर काल के लोग इस्लामाबाद की तरफ होंगे, अगर गिरफ्तारी हुई तो लोग बग़ैर काल के इस्लामाबाद की तरफ होंगे। ये दो चीज़ें तो बिल्कुल फाइनल हैं। कप्तान उस पर काल देता है, नहीं देता। कप्तान इसका इंतज़ार करता है, नहीं करता। कप्तान ये देखता है कि मैं अपने कारकुनों को इस पर बुलाऊँ या नहीं बुलाऊँ। इसके बावजूद कारकुन इस्लामाबाद की तरफ चले जाएंगे। अब इस दौरान में आज दूसरी बड़ी खबर यासर जो है, आप सब चीज़ों को ज़रा साथ लिंक करें ना तो आपको नज़र आएगा कि जो इलेक्शन है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे निगरान सेटअप नज़र आ रहा है, जो कल कैसर शेख साहब ने भी बात की कि हम सुन रहे हैं कि निगरान सेटअप आ रहा है, लंबा सेटअप आ रहा है। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, आप देखें कि आज नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया इलेक्शन कमीशन का। ये छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। बेशक बुनियाद यह है कि एक रुकने असम्बली ने कहा कि जनाब मैंने तो साइन ही नहीं की है, मेरे पीए ने टाइप किया भेज दिया, बस ऐसा ऐसा, वो तो एक था। लेकिन 11 के 11 हलकों का नोटिफिकेशन कैंसिल हो के और 11 के 11 MNS जो हैं वो उनकी बहाली हो गई। अब जब तहरीक इंसाफ के उन MNS की बहाली हो जाती है और दूसरा नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाता है, तो एक चीज़ तो ज़हन में रखें कि इशारा मिल रहा है हमें वाज़े तौर पर कि इस मुल्क के अंदर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहे। और जब ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर कौन से इलेक्शन हो रहे हैं? कौमी इलेक्शन हो रहे हैं, और कौमी इलेक्शन की तरफ ही चीज़ें जा रही हैं। ये दो तीन चीज़ें आज की जो है ये बड़ी ज़रूरी। और आपने तीसरी चीज़ जो मैं अक्सर क्या बेहतर प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि खान साहब नाहिल नहीं हो रहे। कानूनी माहिरीन जो बात कह रहे हैं उसके मुताबिक और दीगर मामलात के मुताबिक हमें जो नज़र आ रहा है, खान साहब नाहिल नहीं हो रहे। आज खान साहब ने तौहीन अदालत नहीं की, आज खान साहब ने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जिससे ये तासर जाए कि वो अदलिया को ललकार रहे हैं या वो अदलिया के फ़ैसले को नहीं मानेंगे या वो अदलिया के ख़िलाफ़ जाएंगे। आज उन्होंने जो बात की है इससे तो बड़ा क्लियर उन्होंने एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के इदारे मेरे लिए मुहतरम हैं और मैं पाकिस्तान के इदारों का अदब करता हूँ और उनके फ़ैसलों को मानूँगा। अब ये बहुत बड़ा, मैंने कल भी कहा था कि बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया के लिए, क्योंकि बाऊजी भी आ रहे हैं ना यासर, बाऊजी भी आ रहे हैं, मुकदमात उनके भी हैं, बाऊजी भी आ रहे हैं, उनको भी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, उनको भी जेल की यात्रा करनी पड़ेगी कानून के मुताबिक।
उनको भी जाके अदालतों में अपने केस भुगतना पड़ेंगे कानून के मुताबिक। अगर कानून में उन्हें रिलीफ मिलता तो रिलीफ मिलेगा, अगर नहीं रिलीफ मिलता तो उन्हें वो चीज़ें भुगतना पड़ेंगी। अब इस सारे सिनेरियो में मुझे जो नज़र आ रहा है, इमरान खान आज फिर बेहतरीन तरीके से खेल गया यासर, आउट क्लास तरीके से खेल गया। आज उन्होंने अपना पावर शो भी कर दिया। आज उन्होंने बता दिया कि त्यारा ख़राब भी हो तो मैं पहुँच जाता हूँ, लोग मेरा इंतज़ार करते हैं। आज उन्होंने बता दिया कि मैं अगर कॉल दूंगा तो लाठी चार्ज, आंसू गैस, शेलिंग, जो मर्जी हो, मेरे लोग पहुंच जाएंगे। और मुझे, मेरे पास जो इतला है, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो सियासी पंडित भी कह रहे हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर बातें भी हो रही हैं, जो सियासी हलकों में गुफ्तगू शनीद भी हो रही है, वो यही है कि जनाब निगरान सेटअप की तैयारी मुकम्मल है। और ये बात मुस्लिम लीग नून को भी सूट कर रही है। वो जो शख्सियात होंगी जिनके बारे में ये बात हो रही है कि वो निगरान सेटअप का हिस्सा होंगे, क्या उस पर तमाम लोगों का इत्तफाक है, स्टेक होल्डर्स का? इत्तफाक हो जाएगा, मैं आपको बताऊं, इत्तफाक हो जाएगा। क्या कोई ऐसी शख्सियत हो सकती है जिस पे एतराज़ हो? मैं नहीं समझता इतराज़ हो, इत्तफाक हो जाएगा। अब ये जो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ये जो सारे इशारे मिल रहे हैं, ये सारे इशारे, सारी चीज़ें, सारे आने वाले हालात। और आज खान साहब ने कोई ये नहीं, आज अच्छे ने मुझे बताएं, आज खान साहब ने किसी इदारे को ललकारा नहीं, किसी शख्सियत को ललकारा? वो हामिद खान साहब का मशवरा काम कर गया। वो सर मैं कह रहा हूँ, किसी शख्सियत को ललकारा नहीं। आज खान साहब ने अपनी बात की कि चोरों की हुकूमत नहीं चाहिए। आज खान साहब ने जो उनका मौक़िफ़ है, वो आगे क्या है क्या नहीं, हम इस पर नहीं जाते। उनका जो मौक़िफ़, आपने आज उन्होंने उस पर बात की, तो आज आपको नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि मामलात किसी तरफ जा रहे हैं। मैंने कल पहले भी कहा था 10 तारीख होने दें, 10 तारीख के बाद देखें क्या होता है। मैंने ये बात पिछले हफ्ते कही थी प्रोग्राम। आज 10 तारीख है और 10 तारीख को एक लेटर वार्निंग जिसे कहते हैं ना, जारी हो गया ना, और 10 तारीख को ही बहाल हो गए 11 MNA। उन 11 MNAs में फ़रह हबीब भी है, उन 11 MNAs में अली मोहम्मद ख़ान भी है, उनमें वो लोग भी हैं जिनके मतलब कहा जाता था इनके हल्के बड़े बड़ा है। अब वो तो बहाल हो गए। और उन हल्कों में जो PDM के लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, जो बेशक इलेक्शन हार रहे थे, लेकिन अब वो क्या करेंगे? अब स्पीकर कौमी असम्बली जो है, उनको सियासी कवर मिला है इससे। तो किसको सियासी कवर मिला? वो जो PDM के लोग थे। PDM के लोगों को सियासी कवर नहीं मिला। आप ये जब हार होनी थी, अब तो जवाज है भाई। जवाज तो सियासी कवर तो मिला है, यहाँ सियासी फतह तो हुई है PDM की, इसकी PTI की। मैं सियासी कवर की बात कर रहा हूँ, फतह तो PTI की। अब लोगों को पता चल गया, सियासी कवर उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन मुलतवी किए गए थे। ये सारा कुछ हो गया था। अच्छा, मियाँ साहब अपनी वापसी के हवाले से किससे मुशावरत कर रहे हैं? वो किसके इशारे पे या किसके कहने पे वापस आए? बड़ी खबर आप लेना चाहते हैं तो चले ले। अहम खबर तो ये बनती है ना फिर आज। अहम खबर यह है कि मियाँ साहब ने तीसरा दिन बाकायदा अपने इजलास शुरू कर रखे हैं। बाऊ जी के बड़े अहम तरीन लोगों से, अपनी पार्टी के। एक निकाती एजेंडा इजलास सिर्फ एक निकाती है, और वो एजेंडा ये है कि मैंने पाकिस्तान आना है, और बाऊजी को पाकिस्तान लाने की तैयारी भी हो रही है। बाऊजी की अपनी जमात के लोग कह रहे हैं कि बाऊजी आपके बग़ैर आने वाला जो सिनेरियो है उसमें हमें रिलीफ, अवामी रिलीफ नहीं मिल सके, यानी अवाम से कोई वोट की तवक्को अगर हम रखें तो नहीं हो सकती। उनका कहना यह है कि अभी भी लोगों में ये होप मौजूद है कि नवाज शरीफ आएंगे तो शायद हमें रिलीफ मिल जाएगा। नवाज शरीफ आएंगे तो उनकी सोच और शहबाज शरीफ की सोच में फ़र्क है। नवाज शरीफ आएंगे तो पहले जैसा माहौल हो जाएगा। वो कहते हैं जी अभी लोग, यही लोगों को हम ये वाला आपका जो नज़रिया है या ये वाली जो आपकी बात है हम बेच सकते हैं, और अगर हमने इलेक्शन में जाना है, अगर हमने इलेक्शन जीतना है तो फिर इसके लिए आपको पाकिस्तान आना होगा। तो मियां साहब की वापसी से पहले मरियम नवाज साहिबा उधर जाएंगी? 100% जाएंगी। यानी ये वापसी से पहले जाएंगी? जी बिल्कुल। वो किसी जगह डिस्कस हुआ कि जिस तरह गिरफ्तारी इकट्ठे दी थी उसी तरह वापसी भी इकट्ठे होगी। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका बात कह रहा हूँ। कहा गया कि जिस तरह गिरफ्तारी इकट्ठे दी थी इस तरह वापसी भी इकट्ठे होगी, और सिर्फ वापसी इकट्ठे नहीं होगी, मरियम साहिबा वहाँ बैठकर अपने वालिद साहब के इस्तकबाल की तैयारियों और उनकी तमाम जो चीज़ें हैं उसको ख़ुद हैंडल करेंगी। और इसके लिए बाकायदा सिर्फ वो पासपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। अगर उन्हें पासपोर्ट मिल गया तो मरियम साहिबा सबसे पहले उधर ही जाएंगी। अगर आप कहें किसी और नहीं, किसी और मुल्क नहीं, उधर ही जाना है, और उधर की तैयारी हो रही है, और इसमें मीटिंगें हो चुकी हैं, सारा कुछ हो चुका है। लेकिन ये आपको मैं एक बात बता दूँ, मौजूदा हालात, मौजूदा सिनेरियो जो है उसमें मियाँ साहब के आने से कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। यार
यासर उनके आने से क्या तेल सस्ता हो जाएगा, उनके आने से क्या बिजली सस्ती हो जाएगी, उनके आने से क्या महंगाई का सैलाब रुक जाएगा, उनके आने से क्या सैलाब ज़दगान के ज़ख्मों पे आप समझते हैं लग जाएगी, मरहम लग जाएगी, उनके आने से क्या वो कारकुन जो मायूस बैठे हैं उनकी मायूसी दूर हो जाएगी, उनके आने से क्या PTI के 100 के करीब अरकान असम्बली टूट कर इनकी तरफ आ जाएंगे, क्या उनके आने से पाकिस्तान के अंदर कोई मुआशी इंकलाब आ जाएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए नहीं आएगा कि भाई जो हालात पैदा हो गए हैं, जो हालात मौजूदा हैं, इसमें अगर 11 रस्तू मिलकर भी रिलीफ नहीं दे सके, अगर इन हालात में भी अभी सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म नहीं हुई, अभी सैलाब जो है उसके मामलात ख़त्म नहीं हुए, तो सैलाब का जो माल बैरून मुल्क से आया है वो पाकिस्तान के बाज़ारों में बिकने की शुनीद शुरू हो गई है। ऐसा ही है ना, खबरें आना शुरू हो गई हैं। आप अरस्तू का जिक्र कर रहे हैं, तो अगर वो ये कहें कि 11 अरस्तू मिलकर अफलातून का इंतज़ार कर रहे हैं, अफलातून आएगा तो वो सिखाएगा, फिर कुछ बेहतर कर सकेंगे, तो जब अफलातून आता है तो अरस्तू उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। मैं आपको पाकिस्तान क्या तारीख की ज़रा हिस्ट्री उठा के देख लेना। कि सियासी फिर रस्तू नहीं, मैं कह रहा हूँ सियासी रस्तू जो होते हैं वो क्यों करेंगे। मुझे आप बताएं, आसफ अली जरदारी साहब बिलावल भुट्टो के रास्ते में क्या रुकावट देख रहे हैं? 2 रुकावटें हैं, एक है इमरान खान और दूसरी है नवाज शरीफ, यही है ना जी। तो मुझे एक बात बताएं, वो क्यों उन दोनों रुकावटों को कबूल करेंगे? इमरान खान को वो कबूल नहीं करते, नवाज शरीफ को कबूल करेंगे। वो कहते हैं जनाब आपने अपनी बारी ले ली, आपके भाई को वज़ीर आज़म बना दिया, आपके भतीजे को वज़ीर आला बना दिया, आपके पास सारा कुछ दे दिया, आपने नैब के मुताबिक लुटो खाओ मौज करो, सारा कुछ हो गया, तो मुझे बताएं कि फिर बाकी रह क्या जाता है? अब तो बारी उनकी है भाई, वो बिलावल की वो बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ुद के लिए वो तैयार बैठे हैं। ना तो वो बारी देना चाहते हैं मौलाना साहब को, ना वो बारी देना चाहते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को, ना वो बारी देना चाहते हैं अगली शहबाज शरीफ साहब को। तो फिर मुझे बताएं, वो अरस्तू हों और आने वाला अफलातून हो या तूफ़ान हो, वो किस तरह उनके साथ जाएंगे? ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल 1% ये मुमकिन नहीं है। तरक्याती काम, बसें नहीं, सारा कुछ वो कराची में कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं ना जी, ठीक है। तवज्जो उनकी सिंध की तरफ है, उसके बाद वो पंजाब में अपने पंजे गाड़ने के लिए आप चले। मैं आपको बता दूं, उन्होंने तो नून लीग को ये भी कह दिया है कि अगर आइंदा इंतखाबात होते हैं और आपका हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट होती है तो हमें पंजाब के अंदर 25 सीटें कम अज़ कम चाहिए। नून लीग कौन सी 25 सीटें देगी जी? नून लीग का जो यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ उम्मीदवार होगा उस हल्के में, यानी उस हल्के का जो उम्मीदवार होगा जो उनके बेटों के ख़िलाफ़ होगा, वो किसी तौर पर भी नहीं तैयार होगा। ज़हन में रखिएगा, शाह महमूद कुरैशी की बेटी के मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को मुस्लिम लीग नून बराए नाम सपोर्ट कर रही थी और वहाँ पर यह चल रहा था सरेआम कि नून लीग हरवाने के चक्कर में है। तो अब जब कौमी इलेक्शन होंगे तो आप क्या समझते हैं नून लीग सपोर्ट करेगी? मौलाना साहब अपना हिस्सा मांगेंगे, वो अपना हिस्सा मांगेंगे, वो बाकी दीगर लोग अपना हिस्सा मांगेंगे। कौन किसी और को हिस्सा देगा? कि आज KPK के अंदर, मुझे एक बात बताएं, KPK के अंदर मौलाना की जमात में शामिल नहीं हुआ तहरीक इंसाफ का MP है, वो ANP में शामिल हुआ है, वो पीपल्स पार्टी में भी शामिल नहीं हुआ। भाई आने वाले दिनों में इक़्तिदार की जंग जो है ना, वो सब अपनी अपनी लड़ेंगे, सब अपना अपना हिस्सा मांगेंगे। और आज आपने सुना नहीं एमल वली खान ने क्या कहा? उसने कहा जी हम तो चाह रहे हैं इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के लिए तैयार है, यही कहा है ना उन्होंने। तो इसका मतलब इलेक्शन हो रही है, फिर ये उनके मेन इत्तेहादियों में शामिल होते हैं, ये उनकी मेन टीम में शामिल होते हैं यासर। तो ज़हन में रखिएगा, कप्तान आज जिस कदर मुतमिन थे, और अगर कप्तान की मर्जी वो एक ही बात कह रहा है ना कि इलेक्शन हो जाए, अगर इलेक्शन की तरफ ना गए और जबरन कोई चीज़ हुई तो मुझे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी अनारकी पैदा होती नज़र आ रही है, क्योंकि महाज बड़ा सख्त हो जाना है। एक तरफ आपके ज़लज़ला के जो सैलाब के जो मुतासरीन हैं वो मौजूद हैं, दूसरी तरफ आपके पॉलिटिकल जो लोग होंगे वो निकल आएंगे। एक तरफ वो एहतजाज शुरू कर देंगे कि हमें मतलब कह रहे हैं कि किसी 25,000 हमें कबूल नहीं, 50,000 कबूल नहीं, जितने में घर बनता उसकी आधी कीमत हो दें। तो दूसरी तरफ आपका सियासी मुखालफिन मौजूद होंगे। तो हुकूमत हो या हुकूमती अदारे हों, कानून नाफज करने वाले अदारे हों या कोई भी हो, वो उनके लिए फिर बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। और फिर उस मुश्किल में क्या होगा, या तो सारा जमहूरी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा या फिर आपको निगरान सेटअप की तरफ जाना पड़ेगा। और मुस्लिम लीग नून में जिस तरह आपको कहा, मैं आपको ख़बर दे दूँ,
बाऊजी की किसी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत से बेहतर है इलेक्शन में चले जाए और निगरान सेटअप के गले सब डाल दें, लोग उनको गालियां निकालें, हम इलेक्शन में चले जाएं। ये तो अब नून लीग के अंदर डिस्कस होना शुरू हो गया। राना साहब, महंगाई का क्या बनेगा? हमारे वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ये बताते हैं कि 200 से 300 यूनिट तक हमने जो छूट दी है ये माफ़ नहीं किए गए, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के पैसे हैं, ये मौखर किए गए, ये आपसे वसूले जाएंगे। जनाब वसूले जा रहे हैं, जाएंगे नहीं। ये 200 से 300 की बात ना इसमें भी वसूले जा रहे हैं। जो लोग बेचारे जा रहे हैं ना बिल लेके, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे पास आए हैं लोग वो लेके जा रहे हैं, उन किसी को कह रहे हैं जनाब ये जो है फ्यूल एडजस्टमेंट है ये जून की है और ये तो अब ऐलान हुआ है, लिहाजा जो जून की है वो तो नहीं निकाले जाएंगे पैसे। हाँ, तो अगली अभी मौखर होगी, वो भी अभी मजीद बोझ पड़ेगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है ये अगले माह भी वसूल की जानी है, जो बकिया पीछे रह गई है वो उससे अगले माह वसूल की जाएगी। तो फिर वो ये कहते हैं कि आलमी मंडी में अगर पेट्रोल की कीमतें कम हो गई तो उससे मशरूत होगी बिजली की कीमत। अब वो तो कम हो गई, पता नहीं कितने पे आ गई हुई है, वो मेरे ख्याल से इस वक्त $86 फी बैरल के ऊपर है। साथ वो एक और बात भी कह रहे हैं, क्यों नहीं आप उसको भी सुनते हैं, वो कह रहे हैं जी खपत कम हो गई है पेट्रोल की सैलाब की वजह से, तो अब जो हमारे पास पेट्रोल पर है वो तो हमने पुरानी कीमतों पे लिया हुआ है, तो किस तरह नया पेट्रोल लेने जाएं? आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें यासिर साहब, ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि आने वाले दिन बड़े खौफनाक हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि 2 माह बाद महंगाई का वो तूफ़ान आने वाला है जो किसी हुकूमत से भी नहीं संभल सकेगा। तो फिर ये हुकूमत क्यों अपने गले में वो तोक डालेगी? मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं निगरान सेटअप आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि हर चीज़ जो है वो आखिरी मराहल में है, ये आखिरी इनिंग्स खेली जा रही है। कप्तान ने ऐसे तो नहीं आज अपनी तहरीक का आखिरी जलसा किया, अब सिर्फ वो कॉल का इंतज़ार करेंगे। अब मैं बताता हूँ अगले चंद दिन में एक बड़ी एहतजाज होंगे हर शहर में। वो एहतजाज होंगे महंगाई के ख़िलाफ़, वो एहतजाज होंगे बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, वो एहतजाज होंगे बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़, वो एहतजाज हो गया। अवामी मूवमेंट जो है वो रखी जाएगी। आप ये ना सोचें कि कप्तान के आज के जलसे के बाद आपको ये एहतजाज नहीं होगा, आज के जलसे के बाद सिर्फ इस्लामाबाद की तैयारी होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कप्तान ने ये जलसा और कुछ टाइम जो दिया है, ये टाइम होगा उधर सैलाब खान की मदद करो और उसके साथ साथ ये जो महंगाई है इसके अलावा एहतजाज की कॉल आप 1 दिन बाद लें, 2 दिन बाद लें, 1 हफ्ते में लें, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये सितंबर का महीना, मैंने पहले भी आपसे कहा था सितमगार होगा, सितंबर के महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है। बेशक लोग तरदीद करें, बेशक आके जो मर्जी कहें, लेकिन आपको नजर आ जाएगा सितंबर के महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं निगरान हुकूमत के लिए कितना मुश्किल वक्त होगा? मुश्किल वक्त ही उसके लिए होगा, मुश्किल वक्त ही उसके लिए होगा। भाई आप एक टूटा हुआ घर, एक वो चीज जो बिल्कुल तबाहशुदा है, वो आप दे के जा रहे हैं किसी भी शख्स को कि जनाब यहां पर बैठ जाओ और यहां बैठकर इसे ठीक भी करो और ठीक करने के बाद रिलीफ भी दो। किस तरह कर सकते हैं? आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अकेले इस सारे मामले को समेट सकें। इंटरनेशनल जो आपको मिल भी रही है मदद, उससे भी आप पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी बिजली की कीमतें, आपकी महंगाई, आपको बात कहत जो ग़ज़ाई कहत पड़ने वाला है, ये अल्लाह माफ़ करे, ये बड़ा खौफनाक है। ग़ज़ाई कहत जो बनने वाला है, गंदम ख़त्म हो गई, आपकी कपाह आपकी ख़त्म हो गई, गन्ना आपका ख़त्म हो गया, आपका उसके बाद आप चले जाएं, आपकी सब्जियां आपकी ना होने के बराबर रह गई, आपका टमाटर प्याज बाहर से आ रहा है। ये आने वाले दिनों में हालात आपको पता है किधर जाएंगे? कहाँ से लाएंगे आटा, कहाँ से लाएंगे आने वाले दिनों में बाकी चीज़ें कहाँ से लाएंगे? और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो चीज़ें महंगी हो रही हैं वो यहाँ पे उसी हिसाब से मिलेंगी ना। आप घी का जो रॉ मटीरियल है वो बाहर से मंगवाते हैं ना, तो वो आपका किस तरह सस्ता देंगे? सैलाब की तबाहकारियों के बाद ग़ज़ाई किल्लत के नतीजे में कहत का भी खदशा है, इससे निपटना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होगा। निगरान हुकूमत के ऊपर भी बड़ा प्रेशर होगा। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मज़ीद भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के ऊपर हमने मुफस्सल गुफ्तगू की प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इस वक्त मुश्किलात क्या दरपेश हैं और इन मुश्किलात को देखते हुए वफाकी हुकूमत के पास प्लान क्या है? सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से, मुल्क में इस वक्त जारी महंगाई के तूफ़ान के हवाले से, बिजली के महंगे बिलों के हवाले से और आने वाले दिनों के अंदर इस महंगाई को कंट्रोल करते हुए, डॉलर को लगाम डालते हुए बेहतर मईशत किस तरीके से अवाम के सामने रखी जाएगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज़ मलिक साहब। मलिक साहब बहुत मशकूर हैं आप
आपके वक्त के। मलिक साहब, इस वक्त जितने चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान को, उन चैलेंजेस पर काबू पाते पाते आपने ये कहा था कि हमें कोई 3 माह लगेंगे और हम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे। अब तो सैलाब की तबाहकारियां भी हैं, मईशत भी कंट्रोल नहीं हो पा रही, अब कितने मजीद महीने दरकार होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हालात मुश्किल हैं और जो सैलाब है उसकी वजह से हमारी सूरत हाल और पेचीदा हो गई है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा, इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि आप सारे के सारे बाकी के जो काम है वो छोड़ के हमारे जो सैलाब ज़दगान है, सबसे पहले तो उनको रिलीफ और रेस्क्यू के मरहले से बाहर निकालें और उसके बाद हमने वसाइल किस तरह से रीअप्रोप्रिएट करने हैं, हमने वसाइल किस तरह से और ज्यादा मुहैया करने हैं कि हम उनकी बहाली कर सकें। ये वो चीज है जिस ट्रैक के ऊपर अब हमें काम करने की जरूरत है। पिछले 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जो तरजीह थी वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था, क्योंकि आप जानते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को जब बदला गया एक आईनी तरीके के साथ, तो उनको जब इस चीज का एहसास हो रहा था तो वो किस तरह से बारूदी सुरंगें लगा के आपकी जो डॉलर की इन्फ्लोस थी उसके साथ खिलवाड़ करके गए थे। तो IMF का प्रोग्राम भी रिवाइव हो चुका हुआ है। अब इस स्ट्रेट जैकेट के अंदर रहते हुए हमें उनकी बहाली के लिए दोस्त ममालिक से भी रीच आउट करना पड़ेगा। IMF के जो आपको जो इमरजेंसी लोन्स अवेलेबल हैं वो भी लेने पड़ेंगे। अपनी जो एग्जिस्टिंग आपकी बजटिंग हुई हुई है जिसके अंदर PSDP से पैसे डाइवर्ट करने पड़ेंगे जो आफत ज़दा डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर, और इसके साथ साथ नए रेवेन्यू मेजर्स भी देने पड़ेंगे जिससे आप वसाइल बढ़ा सकें इनकी दोबारा बहाली के लिए। अली भाई, 2 सवाल। वज़ीर आज़म साहब तकरीर करते हैं, वज़ीर आज़म साहब रिलीफ देते हैं 300 यूनिट तक और वो कौम को खुशखबरी देते हैं, कौम खुश हो जाती है और लोगों का रिलीफ शुरू हो जाता है, बिलों में कटिंग शुरू हो जाती है। आज आपके मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि ये जो रिलीफ है ये रिलीफ नहीं है, हम ये आपसे पैसे लेंगे। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तकरीब में वो कहते हैं अगर यही पैसे लेने हैं तो वज़ीर आज़म साहब का जो ऐलान था वो सही था या मुफ्ता इस्माइल साहब का आज का बयान सही है? दूसरा, मुफ्ता इस्माइल साहब और तमाम क़यादत कहती थी कि जनाब जैसे ही डील होगी तो उसके बाद डॉलर मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगा, कीमत नीचे आनी शुरू हो जाएगी। डॉलर डील भी होगी, सारा कुछ हो गया, डॉलर कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तो ये क्या मामला चल रहे हैं? इन दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल। अब जो आपने राना साहब बात की कि बिजली के जो यूनिट्स 300 के करीब जिनकी कंजम्पशन थी उनको जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से माफी वजीर आजम साहब ने अनाउंस की थी, उसका क्या स्टेटस है? जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वजीर आजम साहब की ख्वाहिश ये थी कि क्योंकि 300 यूनिट जो होते हैं वो हमारा सबसे कमजोर तरीन जो तबका है वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि जरा सी भी कंजम्पशन, जिसके घर में कोई एसी लगा है उसकी कंजम्पशन 300 से ऊपर चली जाती है। तो क्योंकि जो महंगाई का तूफान पिछले 2-3 महीने या बल्कि 4 साल से जिसका सिलसिला जारी है, उसकी वजह से जो कमजोर तरीन तबका है उसकी परचेजिंग पावर एरोड हो गई थी। तो वजीर आजम साहब की ख्वाहिश थी कि जो महंगे ईंधन की वजह से, इसके अंदर कोई किसी की नालायकी या किसी की इसके अंदर आप बदनीयती नहीं कह सकते, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तेल $100 से ऊपर चला गया था और आपकी जो रेफरेंस प्राइस जो ईंधन की खाली होती है वो 5-6 रुपए के ऊपर तय हुई हुई थी और जो असल में तकरीबन 15 रुपए के करीब आई थी पिछले महीने के अंदर। तो जो एडिशनल 10 रुपए का बोझ था, वजीर आजम साहब की ख्वाहिश थी इसको 300 यूनिट वाले जो लोग हैं उनसे हटा के हुकूमत अपने एक्सचेकर पे डाल दे। अब ये जो सैलाब की वजह से अगर आपकी हुकूमत के कोई वसाइल के अंदर कोई तंगी आई है और आपको उस रिलीफ को अगर किसी और जगह से फाइनेंस करने की जरूरत है और मिफ्ता साहब ने अगर कोई आज बात की है तो यकीनन उसके अंदर सोच जो वजीर आजम साहब की और जो ख्वाहिश थी उसको मुकद्दम रखते हुए वो वसाइल अपने रीऑर्गेनाइज रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। पर मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि देखें, हमारे जो महदूद वसाइल है उसके अंदर हमारी तरजीह क्या है कि किस तरह से किन लोगों को सब्सिडाइज करके प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और इमरान खान साहब की क्या तरजीह थी कि जब पेट्रोल को सस्ता किया तो मोटरसाइकिल वाला जो गरीब आदमी है उसके लिए 500 रुपए की सब्सिडी थी और बड़ी गाड़ी के लिए 5000 रुपए की सब्सिडी थी। तो कम अज कम हम उस मईशत का, इन सब्सिडीज का रुख और जो इनकी तरजीहात है उनको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है
कि जो हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब की भी हिदायत है, ख्वाहिश है, और वजीर आजम साहब की भी जो अनाउंसमेंट है, मिफ्ता साहब अपने वसाइल को देखते हुए उसका बोझ जो है खजाने के ऊपर डालेंगे बनिस्बत इसके कि उसको किस्तें करके आगे से जो लोगों से रिकवर करें। अब जो आपने IMF प्रोग्राम और डॉलर का जो बुरान है, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि बहुत कमजोर खोखली मईशत छोड़ के गए थे, तो आपको फौरन अपनी मईशत को डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF प्रोग्राम को रिवाइव करना था, और यही उम्मीद थी कि जिस तरह से IMF लोन रिवाइव होगा, इसके साथ साथ बाकी के जो लेंडर्स हैं उनकी भी फाइनेंसिंग आपके लिए ओपन हो जाएगी, जो हो चुकी हुई है। और ये सारा का सारा काम उस वक्त किया गया था जब आपने अपना पूरा बजट और इनफ्लोज और आउटफ्लोज डॉलर्स की जो है वो IMF को पेश की थी। अब उसके बाद राना साहब जो मसला बना है वो ये है कि जो फ्लड्स आए हैं उसके अंदर आपकी दो चीजें हो रही हैं। एक तो इंपोर्ट की जरूरियात भी तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर बढ़ गई है, क्योंकि आपको कॉटन 3 बिलियन डॉलर की तकरीबन कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। आपको गंदम जो है वो तकरीबन आपको 2 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा सब्जियां वगैरह का जो एडिशनल बोझ आएगा वो तकरीबन 6 बिलियन डॉलर का है। तो आपको इंपोर्ट के अंदर भी आपके जो गैप की या जो रिक्वायरमेंट है बढ़ गई है, और एक्सपोर्ट के अंदर भी जो सूरत हाल है, इंडस्ट्रीज आपकी आज चल नहीं पा रही रॉ मटेरियल की कमी की वजह से और मसाइल की वजह से। इसके अलावा जो दुनिया के अंदर अब रिसेशन आ रही है जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट माल नहीं बिक रहा, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट में भी गिरावट और स्लो डाउन नजर आ रहा है, जिसकी वजह से एडिशनल गैप तकरीबन 6 से 7-8 बिलियन डॉलर का अब आपके सामने नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आपकी करेंसी दोबारा। मलिक साहब, आप एप्टमा के भी चेयरमैन रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि मौजूदा डॉलर की प्राइस को देखते हुए अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर ज्यादा बढ़ती है और करीबी ममालिक में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, तो आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, मैं आपसे पहले वो बात कंप्लीट कर लूं कि हमें सबसे पहले जो मैंने भी मिफ्ता साहब से गुजारिश की थी और वजीर आजम साहब से भी गुजारिश की थी, वो ये है कि फौरी तौर के ऊपर हमें ये जो एडिशनल गैप आ रहा है इसके लिए IMF के पास भी और फर्क किस्म की यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपको रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, जो आप जानते हैं कोविड के अंदर जिसको इस्तेमाल किया गया था। उसके अलावा आपका जो इमरजेंसी नेचुरल कैलेमिटी का लोन है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वो करते हुए हमें मार्केट को ये सबसे पहले एग्जिबिट करना है कि हमने जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर काबू डाल लिया है। तो उसके बाद मार्केट के अंदर आपकी खुद ब खुद ही नॉर्मलाइजेशन आपको सेट इन होती हुई नजर आएगी। अब जो डॉलर के बढ़ने की वजह से आपके बिजली का बिल बढ़ जाएगा, आपकी बाकी चीजें बढ़ जाएंगी, वो एक चैलेंज बिल्कुल दरपेश है। पर इसके अंदर राना साहब मेरे ख्याल से एक्सपोर्टर्स के लिए वो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना हमारे तनख्वाहदार तबके के लिए, क्योंकि उससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आएगी। जब आपकी करेंसी जो है लोकल जब प्रेशर के अंदर आती है तो इससे एक्सपोर्टर्स को गुंजाइश मिलती है कि अपने लोकल जो इखराजात है उनको बाहर पास ऑन कर सकें। पर एक्सपोर्टर को जो ज्यादा बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, यूरोप के अंदर क्राइसिस है, यूक्रेन के अंदर जंग है, लोग आपका माल इस वक्त खरीद नहीं रहे। वो सारे का सारा उनका जो बिजली का बिल बाहर है वो 3-3 गुना बढ़ चुका हुआ है, गैस का बिल 3-3 गुना बढ़ चुका हुआ है। तो लोगों के लिए जो आपकी जो प्राइमरी एक्सपोर्ट्स है कि जी कपड़े खरीदना, बाकी की चीजें लेना, ये इसके लिए सानवी हैसियत होगी। अली भाई हाल में अली भाई एक मुझे बताए, क्या कोई ऐसी खबर है आपकी दौरे हुकूमत में जिससे अवाम को तस्कीन मिल सके? क्योंकि जितनी आपने ये चीज़ें हमें सुनाई हैं, जितनी गिनाई हैं, इसके बाद तो हमें लगता है कि शायद सुख का सांस दूर दूर तक ना हो। देखें राना साहब, आफत के ऊपर तो किसी का बस नहीं चलता ना। आपके जो 2 आफत आ गई है ना, 2 आफत आ गई, एक तो आफत महंगाई की आ गई, एक सैलाब की आ गई। मैं बिल्कुल आपसे इसके ऊपर 100% एग्री करता हूँ राना साहब। हम भी हल्के की सियासत करते हैं, गली मोहल्लों के अंदर लोगों के दरमियान रहते हैं, मुझे बिल्कुल इस चीज का एहसास है। मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अब आफत तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई है ना। आज हमें जो करने की जरूरत है राना साहब वो ये है कि सबको इकट्ठा बैठ के ये तय करना होगा कि हमने ये जो अब बहाली का बोझ है, आपने जो मईशत के अंदर जो आपकी महंगाई की वजह से जो आपका गरीब तबका पिस चुका हुआ है, उसको बचाने के लिए आपने बिस की अगर रीच को बढ़ाना है, आपने और चीजें करनी है, तो उसका बोझ किस तबके के ऊपर डालना पड़ेगा। तो मेरी तो हुकूमत को भी ये एडवाइस थी, वजीर आजम साहब को भी थी, और मैं आपके चैनल पे भी कह देता हूँ कि आज शायद वो वक्त आ गया है कि हमें जो अपना टैक्स टू GDP रेशियो, ये मामलात इस तरह से नहीं चलेंगे कि आपका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या
25-30 लाख लोग जो तनख्वाहदार हैं वो सारे का सारा मुल्क का बोझ उठाएं। आपके दुकानदार को भी, आपके बैंक को भी, आपके जो एग्रीकल्चरिस्ट जो बड़ा जिम्मेदार है उसको भी, आपके सर्विसेज सेक्टर को भी अब अपना हिस्सा इस मईशत के अंदर, इस मईशत की जो आफत ज़दा इलाकों की बहाली के अंदर आपको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। और ये जो टैक्स की GDP रेशियो है इसको हमें मरहलावार बढ़ाना पड़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए नहीं जो उसका बोझ गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है बल्कि डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि जी अगर तनख्वाहदार आदमी के लिए 5 लाख की इनकम जो है उसको उसके ऊपर टैक्स की छूट है, आप ज़रूरी सेक्टर के अंदर, आप दुकानदार सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए की वो छूट रख ले, पर उससे बड़ा जिसकी आमदनी है, जिसकी कमाई है, उसको अपना हिस्सा मईशत के अंदर डालना पड़ेगा। और इसके ऊपर सारी जमातों को, सारी सियासी पार्टियों को, सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर इकट्ठा होना होगा और इन मामलात को हल करने की कोशिश करनी होगी। मलिक साहब, एक आखिरी सवाल, हमें ये बताया गया कि आलमी मंडी में पाम ऑयल की कीमत कम होगी, घी की कीमत कम होगी तो पाकिस्तान में भी कम हो जाएगी। वो कीमतें आधी हो गई, अभी तक पाकिस्तान में नहीं हो सकी। दूसरा, वज़ीर आज़म साहब ने एक बयान दिया था कि जो ही आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम होगी पाकिस्तानी अवाम को उसका रिलीफ मुंतकिल करेंगे। कम होते होते $85 $86 फी बैरल पे आ गई, लेकिन हमें अब ये पता चला कि वो बहुत बड़ी मिकदार के अंदर पेट्रोल पहले से ही मंगवा लिया गया है, तो अब नहीं मंगवाए जाएंगे तो वो नई कीमत पे आएंगे। तो ये पूछना था कि इतनी बड़ी मिकदार में इतने महंगे रेट पे मंगवाने की ज़रूरत क्या थी, खदशात क्या थे तब? देखिए, महंगाई जो आपको इम्पोर्टेड महंगाई जिसको आप कहते हैं, या जो आपकी जो रोजमर्रा की चीजों के अंदर जो महंगाई नजर आती है, उसकी 2 वजूहात है। एक तो ये होती है कि आपकी अपनी करेंसी की क्या सिचुएशन है और दूसरा ये है कि आलमी मंडी के अंदर कीमतें क्या चल रही हैं। तो आपकी करेंसी तो या सिर्फ समझें कि बिल्कुल प्रेशर में रही है पिछले महीने 2 के अंदर, क्योंकि आपके पास डॉलर का फुकदान था। तो अगर आपकी बैरूनी मंडियों के अंदर अगर थोड़ी बहुत कीमत कम भी हुई है और उससे ज्यादा आपकी करेंसी में अगर डिप्रिसिएशन आ गई हुई है तो यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक तो मैं आपके साथ बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब जहां तक तेल की कीमतों की बात है, देखें क्वांटिटी ज्यादा इंपोर्ट कर लेना, कम इंपोर्ट कर लेना, उससे तो आपका 15-20 दिन की आपकी कीमतों के अंदर डिले आ सकता है ना, कमी के अंदर। उसके बाद तो प्राइसेस एडजस्ट करनी पड़ेंगी। आज जो ज्यादा बड़ा मसला है कि आपको जो फिस्कल कंसोलिडेशन का आपने पाथ IMF ने आपके ऊपर इम्पोज किया हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब वो मुआहदे करके गए थे, उसके अंदर आपको पेट्रोल के ऊपर लेवीज बढ़ानी है। आज आपको PDL 40 से 50 रुपए करना है। तो अगर गिरावट उसके अंदर, अगर आप पेट्रोल की कीमत वहीं पे मुस्तहकम है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें कम हुई हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि वो लेवी के जरिए आपने हुकूमत के अंदर वो वसाइल इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको, क्योंकि आप डायरेक्ट टैक्सेशन देते नहीं है, लोगों की आमदनियों के ऊपर टैक्स लगाते नहीं है, उसको कॉम्पनसेट करके अपने खसारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करूंगा, हम सारी सियासी जमातों को अपने मईशत की ओरिएंटेशन को ठीक करना पड़ेगा, जिसके लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी का आप कह लें या कोई एक अग्रीमेंट कह लें, जिसके अंदर हम इस किस्म की जो अपना खिलवाड़ होता है, जो सियासत होती है, जो मईशत के अंदर ले आते हैं, इससे उसको डीकपल करेंगे तो मामला आगे चलेंगे। चले, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो रहे हैं? देखें राना साहब, इस वक्त तो जो ज़िमनी इलेक्शन थे वो सैलाब की वजह से वो डिले हुए हैं, तो आप किस तरह से फौरी इलेक्शन करवा लेंगे? मैं आपसे इस हद तक तो आपकी बात से अग्री करता हूं कि राना साहब, जिस किस्म की आलूदगी हमारे माहौल में आ गई हुई है, जितनी जल्दी हम इलेक्शंस के अंदर चले जाएं उतना बेहतर है, क्योंकि जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके पास कम से कम रनवे तो होनी चाहिए ना कि वो इस्लाहात कर ले। पर गुजारिश ये है कि किसी के जिद के ऊपर किसी ने अगर आपके सर पे बंदूक रख के अगर वो चाहे कि आपसे इलेक्शन ले लेगा तो इस तरह तो नहीं होगा। तो आपको फिस्कल कंसोलिडेशन और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए एक रोड मैप सारों को कंसेंसस के साथ, इत्तेफाक के राय के साथ करना पड़ेगा। और जिस तरह कलेक्टिव विजडम के साथ ये फैसला करते हैं कि इलेक्शन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, जो करना चाहते हैं वो कर लें। सियासी जमातों को पॉलिटिकल अरीना के अंदर एक दूसरे का बिल्कुल मुकाबला करना चाहिए। पॉलिटिकल अरीना के अंदर एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर मईशत को बेहतर करना है तो मिसाक मईशत होना चाहिए, साफ और शफाफ इंतखाबात करने चाहिए, तो तमाम स्टेक होल्डर्स का मुत्तफिक होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क के सियासी हालात इस तरीके के हैं कि इस्तेहकाम आता दिखाई नहीं दे रहा। मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हैं कि हर जेब के ऊपर अशियाए खुरनोश की जो ख़रीदारी है वो भारी पड़ रही है। इस वक्त जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इस सोच विचार में हैं कि कौन सा ऐसा मसीहा आएगा कि जो उन्हें मुआशी तौर के ऊपर इस्तेहकाम दिखा पाएगा, उनकी जेब जो है वो उसमें इस्तात ला पाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर अगर वो कोई चीज़ ख़रीदना चाहें, उनके बच्चे फरमाइश करना चाहें तो वो ख़रीद सके। लेकिन ये सियासी मुआशी इस्तेहकाम के लिए क्या तमाम स्टेक होल्डर्स किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएंगे? आम इंतखाबात की जो गूंज है, ये गूंज कब थमेगी और हकीकत में आम इंतखाबात कब होते दिखाई देंगे? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। फ़ारूक साहब, आज तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद का आखिरी जलसा गुजरांवाला में हो गया, आगे का प्लान क्या दिखाई दे? देखिए, आगे का प्लान हमारा बड़ा वाज़ेह है। आपके इल्म में है पिछले 5 माह से इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को मुतहरक रखा हुआ है और बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं। इस दौरान आपके इल्म में है कि जो जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत, मीडिया के ऊपर पाबंदियां, आज़ादी राय के ऊपर कदगन, ये तमाम हरबे इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस्तेमाल करके देखे, लेकिन उसके बावजूद रिकॉर्ड जलसे हुए। और इसमें एक बड़ा अहम मरहला आया जो 17 जुलाई को 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात में, जिसमें अवाम ने फैसला दे दिया तो इमरान खान के साथ हैं। कराची ज़िमनी इलेक्शन आया, उसमें फैसला आ गया। अब आपने देखा कि ये इन्होंने 11-13 हल्कों के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन थे वो मुलतवी कर दिए। उनको नजर आ रहा था कि अवाम इनके साथ नहीं है और इनको बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं और इनको शिकस्त फाश होगी। यही वजह है कि ये अब इस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं जिन हरबों से इनकी ये कोशिश है कि इमरान खान को -1 की तरफ लेके जाया जाए, इमरान खान को सियासी मैदान से बाहर किया जा सके, क्योंकि अवामी मैदान के अंदर तो ये मुकाबला इमरान खान का करने के अब काबिल ही नहीं रहे। तो हमारी हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है अब हमने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मजीद वक्त जो है वो नहीं देना। इसके लिए हमने अपनी अवामी राब्ता मुहिम का जो पहला फेज है वो आज गुजरांवाला में मुकम्मल कर लिया है और खान साहब ने हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें हैं ग्रास रूट की सतह के ऊपर उन पे सबको अब तैयारी की हदायत दे दी है। किसी भी वक्त जो है कॉल आ सकती है और ये एक बड़ी कॉल होगी, फैसला कुन कॉल होगी और मैं समझता हूँ कि उसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत का इक़्तिदार में रहना मुझे मुश्किल नजर आता है। और हबीब साहब, इसके क्या इम्कानात हैं कि जिस तरह आज एक फैसला हाई कोर्ट का आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया और आप दोबारा MNA बन गए, हालांकि आप अपने हल्के में कैंपेन कर रहे थे, इसके कितने इम्कानात हैं कि आपको ये कहा जाए आपकी पार्टी को कि जनाब ठीक है हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देते हैं, निगरान सेटअप के लिए आप असम्बली में आएँ और वहाँ बैठ कर बात करें, तो क्या फिर आप असम्बली में जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, 2 चीज़ें बुनियादी तौर के ऊपर, एक है इलेक्शन रिफॉर्म्स जो कि साफ शफाफ इंतखाबात के लिए जरूरी है। उसके लिए हमारा जो पहला मुतालबा है आपके इल्म में है कि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है उस पर अब हमारा एतमाद नहीं है। अब आप देखें कि जिन जगहों पर इंतखाबात हो रहे थे वहां पर सैलाब की सूरत हाल ही नहीं थी और लोग सारी कैंपेन अब 3 हल्कों में, मुल्तान में, खानेवाल में, शरकपुर में 11 सितंबर को जो है वो वोटिंग होनी थी, यानी कि कल वहां पर वोटिंग होनी थी। 2 रोज कबल जो है वहां पर भी इलेक्शन मुलतवी कर दिए। इससे ज्यादा 60% इलेक्शन तो हम लड़ चुके थे। इमरान खान साहब का 25 सितंबर को वहां पे वोटिंग थी। तो इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसपे हमें एतराजात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि मुख्तलिफ अदालतों से जाकर हाई कोर्ट से टर्न डाउन होते रहे। तो इलेक्शन कमीशन का जो सेटअप है इससे जो है वो साफ शफाफ इंतखाबात की मेरा सवाल ये था कि अगर आपको पार्लियामेंट में बुलाया जाता है इस चीज़ पर, इस यकीन दहानी पर कि आए मिलकर इलेक्शन का मामला हल कर लेते हैं, तो आप पार्लियामेंट में दोबारा चले जाएंगे? देखें, ये चीजें तय होती हैं जब कोई हालात ऐसे जो है वो बनते हैं। अभी मैं कोई ऐसी बात करूं वो बड़ी कबल अस वक्त बात होगी, लेकिन फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने इनको पहले ऑफर की कि हम इलेक्शंस के लिए, मुल्क में फौरी इलेक्शंस के लिए बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उसमें हमारी ये भी शर्त थी कि हम किसी के साथ जिन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है, हम सब ये बार बार ये बात कर चुके हैं, वो हमसे आकर अपनी चोरी के ऊपर NRO की तवक्को ना करें कि वो इंतखाबात के बदले हमसे कोई NRO की तवक्को करें, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। हाँ, जहाँ इंतखाबात की तरफ मुल्क को लेके जाना है
डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर जो है वो बातचीत हो सकती है। और बातचीत भी बड़ी स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर होनी है। अच्छा। इंतखाबात जो हैं वो कब होने हैं, कैसे होने हैं, किस इलेक्शन कमीशन के तहत होने हैं, ये वो तमाम जो हमारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं और उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अच्छा फ़ारूक साहब, अभी जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि वफाकी हुकूमत जो है ये कुछ दिनों की मेहमान है, 1-1.5 महीने की मेहमान है, निगरान सेटअप आएगा, आपकी पार्टी तक के तलात क्या है इस हवाले से? क्या कोई ऐसी गुफ्तगू है? नहीं, देखिए बात यह है कि ये तो वो तमाम चीजें हैं, इसमें हमने बड़ी लंबी जदोजहद की। इस हवाले से एक पूरा माहौल बना है, अवाम मोबिलाइज हुई है, लोगों की भी ये राय है कि भाई ये इम्पोर्टेड हुकूमत अब मुल्क को मजीद नहीं चला सकती। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फैसलाबाद के अंदर हूँ, यहाँ पर पावर लूम 2018 की जब नून लीग की हुकूमत थी, कबाड़ के भाव बिक रही थी, आज फिर कबाड़ के भाव बिक रही है। टेक्सटाइल का पहिया रुक गया है, यहाँ पर आज स्पिनिंग मिलें बंद हो गई है, यहाँ पर आज डाइंग इंडस्ट्री बंद हो गई है, यहाँ पर मजदूर बेरोजगार हो गया और आइंदा मजीद हालात खराब नजर आ रहे हैं। लाखों मजदूर बेरोजगार सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं। मुझे बहुत बड़ी बेरोजगारी का तूफान नजर आ रहा है, जो तबाही इस नलाइके आजम शहबाज शरीफ और ये जो लूट मार का चैंपियन जरदारी है जो इन्होंने मचाई है आगे। ना ये हुकूमत तब्दील करते, अमरीकी साजिश के तहत मुल्क अच्छा खासा चल रहा था, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, नई सनतें लग रही थी, किसान खुशहाल था, सेहत कार्ड के तहत लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा था, लोगों के रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे थे। और हमने ये बात कही थी फैसला साजों को भी कि इकॉनमी झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वो जो झटका लगा है उससे हम 20 साल पीछे चले गए हैं मुल्क की मैशियत के लिए। फर्क हबीब साहब, डॉलर IMF के पैकेज के बावजूद नहीं संभल सका, ये हकायक है। फर्क हबीब साहब हो गया है। अब निगरान सेटअप की तरफ तो जाना ही जाना है। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। एक तरफ सैलाब है और सैलाब के मुतासरीन हैं जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद, इतनी पहले कभी नहीं थी। दूसरा, खान साहब ने आज कह दिया कि मैं किसी वक्त भी अनाउंस कर सकता हूँ कि इस्लामाबाद की तरफ आओ। क्या आप इस तहरीक को सैलाब ज़दगान के मामला दुरुस्त होने के बाद कॉल दे रहे हैं, उससे पहले कॉल दे रहे हैं? सितंबर का महीना होगा, अक्टूबर का महीना होगा, नवंबर का महीना होगा, कब होगा? महीना ही बता दें। देखिए, मुझे राना अजीम साहब, इस टाइम जो सैलाब से तबाहकारियां आई हैं, हमारी तमाम हमदर्दियां उस वहाँ के लोगों के साथ हैं। खान साहब ने टेलीफोन की, 5 अरब जमा किया, कल फिर टेलीफोन कर रहे हैं। हमारी दोनों सूबाई हुकूमतें पंजाब KP के मुतहरक इस हवाले से। लेकिन जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है, जो नाअहली का सैलाब आया है, जो बिजली के बिलों का सैलाब आया है, उससे पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ है, पूरे पाकिस्तान की आवाम को नुकसान हुआ है। बड़े सैलाब की बात कर रहा हूँ आपको, 5 महीनों में ये इम्पोर्टेड हुकूमत लेकर आई है। आप मुझे बताएं, क्या इनको मजीद वक्त जो है वो देना चाहिए कि ताकि मजीद मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क करें? मुल्क की मैशियत तो तबाह इन्होंने कर ही दी। अब यही बात रह गई है कि बिल्कुल लोगों के चूल्हे जो है वो ठंडे कर दिए जाए, फाके पड़ गए लोगों के घरों के, लोग खुदकुशियों के ऊपर मजबूर हो गए। इनको वक्त देने का जो मतलब है कि आप जो है वो इनकी मदद कर रहे हैं, हम इनकी मदद नहीं करना चाहते किसी सूरत भी। तो क्या सितंबर में फैसला हो जाएगा? अपनी चोरी को सितंबर में फैसला हो जाएगा? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अब जो है हमारी जो तहरीक है ये फैसला कुन मरहले के अंदर दाखिल होगी और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अहम मरहला है। और इस मरहले में हम चाहते हैं, पहले भी हमने अपने कंडक्ट से ये बात साबित की है, हमने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे हम अवाम के गुस्से को सतह के ऊपर ले जाते कि वो किसी से भी संभाला ना जाता। लेकिन अगर मुल्क के मफाद के ऊपर जाती मफाद तरजीह दी जाएगी, जाती पसंद नापसंद को तरजीह दी जाएगी, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर अवाम ने फैसले अपने हाथ में ले लिए तो फिर हमसे कुछ शिकवा ना करें, क्योंकि अवाम की राय का एहतराम नहीं हो रहा यहाँ पर, ना अवाम की ख्वाहिश का एहतराम हो रहा है। आप सर्वे कर लें, आप मीडिया अपना माइक लेके आप गलियों में निकल जाएं, अपनी पसंद के शहर में चले जाएं, जहां जहां आप जाएंगे लोग नए इंतखाबात की बात करें। मुझे आप बताएं उस मुतालबे को कैसे झुटला सकते हैं आप? कोई है? अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत तो यही है कि जमहूर की आवाज को सुना जाए। अगर उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, आवाज को दबाएंगे, दीवार के साथ लगाएंगे, तो फिर लोग अपना फैसला फिर खुद करेंगे। जब लोग अपना फैसला खुद करते हैं
तो फिर हालात के काबू में नहीं रहते। फरूख साहब, आपने ये बात की कि अगर हमें बुलाएंगे, इंतखाबात के हवाले से लायामल की बात करेंगे तो ठीक, NRO मांगने की कोशिश करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। NRO में देने के लिए आपके पास है क्या? वफाकी हुकूमत ने तो नैब कानून मंजूर कर लिया जिसके तहत 50 करोड़ तक छूट, और दौरान तफ्तीश आप अपनी वो मिल्कियत जो है उसको बेच भी सकते हैं चीज़ को। नैब के ऊपर तमाम जिम्मेदारी होगी कि सबूत फराहम करे, और अगर आपके अहलो अयाल के नाम पे है तो तब भी आपकी पकड़ नहीं हो सकती। जब इतना कुछ उन्होंने कर लिया है और उनको क्या चाहिए? नहीं, देखिए, मैं फिर आपको ये कहूँगा कि ये तो अमली तौर के ऊपर एक्चुअली आके, जब आप मुझे बताएं, जब आप किसी को इक़्तिदार में बिठाएंगे जिस मुल्क को लूटा होगा, अब चोर इक़्तिदार में आके बैठेगा तो वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। वो हेरा फेरी भी करेगा तो वो कानून भी अपने लिए ऐसा बनाएगा जिससे उनको फायदा होगा। उसको तो हमने अदालत में चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में टिकना है कि आया ये आइन से मुतकाजी केस है कि जिसमें पर्सन स्पेसिफिक कानून बना दिया गया है, जिसमें जाके आपको रिस्ट्रोस्पेक्टिव पीछे फैसलों के ऊपर भी फायदे दिए जा रहे हैं। नैब को तो अमली तौर के ऊपर ताला लगा दिया, नो एक्शन ब्यूरो बना दिया इन्होंने। जो पहले ये जमाती, बेसिकली इनका इकट्ठा होने का पॉइंट क्या था? यही तो पॉइंट था कि भाई अब उन्होंने भी की है, पीपल्स पार्टी ने भी, नून ने भी, फजलुर रहमान ने भी, बाकियों ने भी, उसको बचाया जाए। उसको बचाने के लिए सारे जमा हुए थे। अब इमरान खान से जो NRO ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान उसके ऊपर बात ना करें। नहीं, फर्क हबीब साहब, इन केसेस को परसू ना करें, इन केसेस को परसू ना करें। इमरान खान साहब अकाउंटेबिलिटी को अपने मंशूर से बाहर निकाल दें। अब यही मेरा एक हमारा सवाल है, तो फिर तो आप किसी सूरत में भी हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, तो क्या कोई तीसरा फरीक है जो आपको बिठाएगा, या किसी तीसरे फरीक पर आपको यकीन आएगा और उसके बाद निगरान सेटअप और दीगर मामला तय होंगे? देखिए, मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें, हमारे लिए किसी फरीक की कोई अहमियत का मामला नहीं है। इस टाइम अहमियत क्या है? इस टाइम अहमियत ये है कि मुल्क को बहरान से निकालना है, मुल्क को सियासी बहरान से निकालना है, माशी बहरान से निकालना है। और दोनों बहरानों की जिम्मेदार ये नलायक आजम शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत है। ये आप सबसे बड़ा मसला ये है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर इनको निकालना है तो निकालने के लिए इंतखाबात जरूरी है, क्योंकि असम्बलियों को तो इन्होंने गदला कर दिया है। असम्बलियों में तो लोटे ला के बिठा दिए। अब लोटा साज असम्बलियों से आप क्या तवक्को करते हैं? मुझे आप ये बताएं, वो क्या फैसले करेंगे? इस तरह की पर्सन स्पेसिफिक नैब अमेंडमेंट्स बिल लेकर आएंगे, उससे तो पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं, पाकिस्तान को नुकसान है। सदर मुमलिकत आरिफ, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, पसे पर्दा मफाहमत के लिए मैं काविशें कर रहा हूँ। उनकी अब तक की काविश क्या रही है? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर ये तो सदर पाकिस्तान ही बता सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वो प्रेसिडेंट है इस मुल्क के, और उनको भी मुल्क की फिक्र है, उतनी ही फिक्र है जितनी पाकिस्तान के हर आम शहरी को फिक्र है। वो एक जिम्मेदार मनसब के ऊपर मौजूद है। अगर उस हवाले से वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो एक उनकी जिम्मेदारी और उनके फराइज के अंदर जो है वो एक शामिल फरीजा है जिसको वो अदा कर रहे हैं। अगर वो कुछ कर पाते हैं तो ये वो ही बता सकते। तो मुझे ये बता दें कि तहरीक का जो आखिरी मरहला है आपका, इस्लामाबाद की तरफ मार्च जिसकी कॉल दी जाएगी, उससे पहले भी कोई आप एहतजाज करेंगे? कोई उससे पहले भी कोई कॉल दी जाएगी, या सिर्फ आप एक ही कॉल होगी वो इस्लामाबाद की तरफ होगी? देखिए, बात यह है कि अभी तो इसके ऊपर मैंने आपको जैसे कहा कि हम अपने जो कार्ड हैं उन कार्ड्स को कबल उस वक्त जो है वो शो नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आवाम को बड़े पैमाने के ऊपर तैयार करने की जो है वो कॉल दे दी गई है। ये हमारा लाहे अमल का हिस्सा है। और आप ये भी देखेंगे कि जब कॉल आएगी तो फिर आपको नजर आएगा कि काम पे टांगना शुरू हो जाएंगे। कॉल आएगी तो नजर आएगा कि काम पे टांगना शुरू हो गई हैं। यही कॉल जो दी जाए, ये कॉल एक तरफ का पत्ता है और वो मौके पर ही शो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। होगी मुलाकात कल, अल्लाह ने के बाद।